नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अधिकतर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज उस टॉपिक के सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर लेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? अव्यय और निपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको अव्यय और निपात से देखने को मिलेंगे। लेकिन एक और चीज़ इसके साथ चलती है। क्या चीज़? कि बच्चा अधिकतर इसमें कंफ्यूज रहता है कि अव्यय क्या होगा। अव्यय को अधिकतर लोग हार्ड टॉपिक मानते हैं। आज मैं आपको इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपको कभी भी ये चीज टफ नहीं लगेगी और आप देखते ही अव्यय और निपात के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्यय कहते किसको हैं। बहुत ही ध्यान से देखने की चीज है बच्चों कि जिन शब्दों के रूप में यानी जो शब्द जैसा है उसमें क्या लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई विकार यानी कोई बदलाव नहीं पैदा होता, कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो हमारे वाक्य में ऐसा जो भी शब्द होगा जिसमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं आए। इसको आसान शब्दों में अगर हम समझे तो क्या चीज है कि जो भी हमारा वाक्य हमें दिया हुआ है, अगर हम उस वाक्य में लिंग परिवर्तन करते हैं, वचन का परिवर्तन करते हैं, क्रिया का परिवर्तन करते हैं, कारक का परिवर्तन करते हैं, तो क्या हो हमारा उस पूरे वाक्य में इन सब का परिवर्तन करने के बाद ऐसा अगर कोई शब्द है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अव्यय शब्द बोलेंगे। ठीक। अव्यय का शाब्दिक अर्थ बच्चों हमारा क्या होता है? जो व्यय नहीं होता, अव्यय। व्यय क्या हुआ? खर्च होना। लगा दिया मतलब जो चीज खर्च नहीं होती, व्यय नहीं होती, यानी जो जितनी है, जैसी है, बिल्कुल उतनी ही और वैसी ही रहेगी, उसमें ना कुछ बढ़ोतरी होगी ना कुछ कम होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? अव्यय शब्द बोलेंगे। इनको अविकारी शब्द भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई विकार या कोई बदलाव नहीं आता। ये शब्द जहां भी प्रयुक्त होते हैं वहां एक ही रूप में रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे अंदर, बाहर, अनुसार। अब इसका आप अगर एग्जाम्पल समझे, मैं लिखूं कि वह घर के अंदर जाता है। वह घर के अंदर जाता है। अब इस शब्द में देखिए आप कितने, इस वाक्य में देखिए आपको कितने शब्द दिख रहे हैं? वह दिख रहा है, घर दिख रहा है, जाता दिख रहा है दिख रहा है, ठीक है, के दिख रहा है, अंदर दिख रहा है। अब देखते हैं कि इस वाक्य में हम लिंग परिवर्तन करके देखते हैं सबसे पहले कि भाई लिंग के बदलने से इस पे कोई, किस शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई वह घर के अंदर जाती है हो जाएगा, है ना? वह घर के अंदर जाती है। क्या इस शब्द पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब देखिए वह क्या है? वह तो हमें पता है सर्वनाम है, ये तो अव्यय हो ही नहीं सकता। घर क्या है? घर संज्ञा है, ये भी कोई अव्यय नहीं हो सकता। के क्या है? के हमारा कारक चिन्ह है, ये भी अव्यय नहीं हो सकता। जाता क्या है? जाता हमारा क्या है? जाता हमारा शब्द क्या है? क्रिया है। जाता है, ये क्रिया है, तो ये भी अव्यय नहीं हो सकता। क्या शब्द बचा? अंदर शब्द बचा सिर्फ। अब इस अंदर को हम देखेंगे कि ये जो हमने शब्द वाक्य लिखा है, अगर हम इसमें लिंग का, वचन का, क्रिया का कोई परिवर्तन करते हैं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर इस पे फर्क पड़ जाता है तो ये अव्यय शब्द नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव नहीं आता शब्द में, तो ये क्या है? ये अव्यय शब्द है। वह घर के अंदर जाती है, वे सब, वचन का चेंज कर देते हैं, वे सब घर के अंदर जाते हैं। तो ये अंदर शब्द हमेशा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसमें कोई विकार नहीं आने वाला। चाहे आप इसका लिंग बदल दें, चाहे आप इसका वचन बदल दें, चाहे क्रिया बदल दें, कारक बदल दें, कुछ भी बदल दें, अंदर शब्द में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो जो ऐसे शब्द होंगे हमारे वाक्य में, उसको हमें पहचान लेना है कि भाई ये अव्यय शब्द है, इसको हम बदल नहीं सकते। मेरे अनुसार यह कथन सही है, मेरे अनुसार यह कथन सही है। तो इसमें मेरे अनुसार यह कथन सही है, कई सारे शब्द आ गए।
अब आप इसको देखेंगे कि इसमें जो अनुसार शब्द आया है इसको आप नहीं बदल सकते। भाई मेरे अनुसार की जगह आप तेरे अनुसार कह सकते हैं, या फिर उसके अनुसार कह सकते हैं, लिंग बदल सकते हैं, कारक बदल सकते हैं, क्रिया बदल सकते हैं, लेकिन ये अनुसार शब्द नहीं बदलेगा। ये वाक्य में जैसा आया है वैसा ही रहेगा हमेशा। इस अनुसार शब्द में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसका मतलब ये क्या है, ये वाक्य हमारा अव्यय शब्द है। तो आपको पहचानने की ट्रिक मैंने बतला दी बहुत ही आसान, कि आप वाक्य में तुरंत लिंग परिवर्तन करके देख लें, बहुवचन करके देख लें, उसका वचन परिवर्तन करके देख लें, क्रिया का कोई परिवर्तन करके देख लें, उसके बाद आपको जो शब्द ऐसा मिले जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा वो हमारा अव्यय शब्द होगा। दूसरा तरीका पहचानने का कि आप जो भी आपको वाक्य दिया हुआ है उसमें ये देख लें कि कहाँ पर संज्ञा है, कहाँ पर सर्वनाम है। भाई जो चीज संज्ञा होगी वो तो अव्यय हो ही नहीं सकती, जो चीज सर्वनाम होगी वो भी अव्यय नहीं हो सकती, जो क्रिया होगी वो भी अव्यय नहीं हो सकती। इन सब से अलग जो शब्द अगर हमें कोई दिख रहा है वाक्य में और उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, किसी भी टाइप से हम कुछ भी कर लें उस वाक्य के उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे भाई ये शब्द क्या है हमारा, ये शब्द हमारा अव्यय है। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय को कैसे पहचानना है। अब देखिए अव्यय के आगे कुछ भेद भी हैं कि एग्जाम में कई बार नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इस वाक्य में पहचानिए अव्यय क्या है। ठीक है, दूसरा टाइप क्या आ जाता है, दूसरा टाइप हमारा आ जाता है कि अव्यय के भेद कितने हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तीसरा टाइप उन भेद का भी पूछ ले आपको कि भाई एक अव्यय दे दिया, उसने बोला कि ये कौन से प्रकार का अव्यय है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों अव्यय के जो है हमारे 4 भेद होते हैं, यानी अव्यय हमारा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आप ये याद रखिएगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, इन 4 भेदों में ही सारे टाइप के अव्यय होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द हैं। अव्यय जरूर याद रखना, अव्यय क्यों, कि भाई उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे जो भी शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। जैसे इसकी आप एक बार डेफिनेशन और देख लीजिए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे अधिक तेज दौड़ना, अधिक तेज दौड़ना। अब इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता क्या बतला रहा है, तेज शब्द बतला रहा है, तेज की विशेषता क्या बतला रहा है, अधिक बतला रहा है। तो इसमें हमारा क्रिया विशेषण अव्यय क्या होगा, तेज, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, अधिक नहीं होगा। अधिक तो किस चीज की बता रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय की हमें विशेषता बता रहा है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी तेज शब्द जो है वो क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि शब्द वो होगा हमारा कौन सा, क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तेज, और तेज की विशेषता कौन बता रहा है, अधिक। तो अधिक शब्द जो है हमारा ये क्या होगा, ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होगा। क्रिया विशेषण अव्यय हमारा क्या है, तेज है। क्यों, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसमें कौन सा हमारा हो गया, तेज हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। इसकी क्या विशेषता है कि प्रतिदिन पढ़ाई हो रही है। पढ़ने की क्या विशेषता हो गई कि प्रतिदिन हो रही है। तो प्रतिदिन हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं कि ये अव्यय है क्या नहीं, ये शब्द जो है हमारा वो अव्यय है क्या नहीं। हम इस पूरे सेंटेंस का पहले लिंग परिवर्तन कर देते हैं, वह प्रतिदिन पढ़ती है। वचन परिवर्तन कर देते हैं, वह प्रतिदिन, वे सब प्रतिदिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन शब्द पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये क्या है, ये अव्यय शब्द है और क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो कौन सा हो गया, ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ऐसे ही मोहन सुंदर लिखता है, तो सुंदर शब्द क्या है,
अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अगर मोहन की जगह राधा होती तो क्या होता, राधा सुंदर लिखती है, भीड़ होती तो वे सब सुंदर लिखते हैं। तो सुंदर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन ये सुंदर शब्द विशेषता किसकी बता रहा है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो जब क्रिया की विशेषता बतला रहा है तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। कुछ खा लो, कुछ खा लो। अब खाने की क्या, खाने से क्या है कि कुछ खा लो, तो खाने की विशेषता किसने बताई, कुछ शब्द ने। तो कुछ क्या हो गया हमारा, कुछ हमारा हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय भी बच्चों हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कालवाचक। कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब कालवाचक आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, काल क्या हो गया, जहां पर भी समय की बात होगी, जहां पर भी क्या होगा, समय की बात होगी, वहां पर हमारा क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे हम एग्जांपल लें कि भाई कोई, मैंने सेंटेंस लिखा कि मैं आज मेरठ जाऊंगा, मैं आज मेरठ जाऊंगा। अब इस वाक्य में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बतलाओ अव्यय शब्द कौन सा है और अव्यय का भी कौन सा रूप है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना, देखिए मैं क्या है, सर्वनाम है। मेरठ क्या है, संज्ञा है। जाऊंगा क्या है, क्रिया है। तो ये तीनों तो अव्यय नहीं हो सकते। अब हमें ध्यान देना है कि क्या आज अव्यय है क्या नहीं, क्या ये ऐसा शब्द है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं आज मेरठ जाऊंगा, वह आज मेरठ जाएगी, वे सब आज मेरठ जाएंगे, हमें आज मेरठ जाना ही होगा। तो आप इसकी क्रिया में परिवर्तन कर दो, वचन में परिवर्तन कर दो, लिंग में परिवर्तन कर दो, आज शब्द पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये अव्यय है। अब अव्यय कौन सा है, क्या बतला रहा है, आज हमें समय तो बतला रहा है। इसका अगर हम कि आज से हमें क्या पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है कि आज जाएगा, तो आज क्या हो गया हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ऐसे ही मैं कब मेरठ जाऊंगा, मैं परसों मेरठ जाऊंगा, ये सब क्या है, ये सब समय से रिलेटेड है। कब का मतलब भी क्या है कि या तो वो टाइम पूछ रहा है या दिन पूछ रहा है ना, क्या चीज पूछ रहा है, समय ही तो पूछ रहा है, तो समय से रिलेटेड है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जहां पर भी समय से रिलेटेड हमारा अव्यय आएगा वो क्या होगा, कालवाचक अव्यय होगा। ठीक है, सेंटेंस में पहचानने का तरीका मैंने आपको बतलाया कि हमें सबसे पहले क्या करके, आप एग्जाम में जब भी कुछ क्वेश्चन मिले आप उसका लिंग परिवर्तन कर दें, पूरे सेंटेंस का वचन परिवर्तन कर दें, क्रिया परिवर्तन कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये शब्द हमारे नहीं बदल रहे हैं। दूसरा टाइप हमारा इसमें क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय का स्थानवाचक। स्थानवाचक अव्यय या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये सब क्या चल रहा है, क्रिया विशेषण के पार्ट्स चल रहा है। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि हमें क्या चीज बताई जा रही है, किस चीज पे फोकस करना है। अगर कहीं पर भी स्थान से रिलेटेड कोई शब्द यूज हो रहे हैं अव्यय के, तो वो क्या होंगे, स्थानवाचक अव्यय होंगे। अब अगर जैसे मैं लिखूं भाई एक एग्जांपल कि मैं मेरठ जाऊंगा, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि क्या इसमें कोई स्थानवाचक अव्यय है, क्या इसमें कोई, अब आप बोलोगे कि सर ये स्थान का नाम आ गया, ये तो स्थानवाचक, भाई ये तो नाम आ गया ना, तो ये तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई। शब्द हमें कैसा ढूंढना है कि ना वो संज्ञा हो, ना वो क्रिया हो, ना वो सर्वनाम हो, इन सबसे अलग कोई शब्द हो, तो क्या होगा,
वो अव्यय होगा। और वो अव्यय भी कब होगा? कि जब हमारा उस पर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। इसमें क्या है? इसमें कोई भी अव्यय नहीं है, ये सर्वनाम है, ये क्रिया है, तो इसमें इस वाक्य में क्या है? कोई अव्यय नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्थानवाचक अव्यय कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप, क्या रिलेशन है उनका स्थान से। जैसे तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। अब ये तुम सर्वनाम, आओ क्रिया, इधर क्या है? क्या इधर सर्वनाम है? नहीं है। क्या इधर संज्ञा है? नहीं है। क्या इधर क्रिया है? नहीं है। तो इधर शब्द क्या हो गया? इसके अव्यय होने के चांसेस हैं, है ना। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अव्यय यार ये भी हो सकता है, ये भी। आपको सबसे पहले चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि वो संज्ञा ना हो, वो सर्वनाम ना हो, वो क्रिया ना हो। उसके अलावा अगर कोई शब्द वाक्य में मौजूद है तब हम चेक करेंगे कि ये अव्यय है कि नहीं, और अव्यय है तो कौन सा है। अब तुम इधर आओ, अब इधर क्या है? इधर किसी ना किसी स्थान पे होगा, कहीं स्थान पे खड़े होगे, कोई बुला रहा होगा कि तुम इधर आओ, तो वो इधर क्या है? कोई ना कोई स्थान है जहां पर क्या हो रहा है? बुलाया जा रहा है ना। तो इधर क्या हो गया? स्थान से रिलेटेड हो गया। इधर की जगह उधर होता, यहां, वहां, है ना। तो इस टाइप के जितने भी शब्द होंगे वो क्या होंगे? स्थानवाचक होंगे। अव्यय कब होंगे? अव्यय तब होंगे जब इन पे क्या हो? क्रिया का, वचन का, लिंग का कोई असर ना पड़ रहा हो। तुम इधर आओ, तुम सब इधर आओ, तुम ही इधर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर शब्द, उधर शब्द, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये चेंज नहीं होंगे, ये बदलेंगे नहीं, इनमें कोई विकार नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा स्थानवाचक अव्यय। ठीक है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बाहर, अंदर, भीतर, इधर, उधर, यहां, वहां। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा टाइप क्या आता है? तीसरा टाइप आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक या परिमाण बोधक, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये तीसरा टाइप है हमारा किसका? क्रिया विशेषण अव्यय का। बहुत ध्यान से समझना बच्चों इसको, क्योंकि आप इसको अगर जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हो, बच्चा क्यों, आप बुक में देखोगे तो बहुत छोटा टॉपिक दिया होता है, लेकिन उस टॉपिक में इतना ज्यादा वेरिएशन है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तो आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जो अभी आगामी हमारे जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि वीडियो में एक एक क्वेश्चन का क्या वैल्यू है। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब हमारा 3 नंबर चले गए, है ना। और 3 नंबर आप जानते हो बहुत ही ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए, मैं आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, अव्यय आपका कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए परिमाणवाचक, आप इस शब्द से तो वाकिफ हैं सारे के सारे, क्योंकि मैंने आपको परिमाणवाचक इससे पहले भी क्रिया विशेषण में, क्रिया में, कई चीजों में पढ़ाया है कि परिमाण क्या होता है। परिमाण हमारा किसी भी चीज की क्वांटिटी से रिलेटेड है, कि भाई क्वांटिटी की, जहां पर भी क्वांटिटी की बात हो रही है वहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक चीज होगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि भाई अव्यय है कि नहीं है, क्रिया विशेषण अव्यय है कि नहीं है। तो क्रिया विशेषण परिमाणवाचक कब होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कोई भी चीज कब होगी? जब जो शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं वो क्या हो? अगर वो क्वांटिटी के रूप में, अगर वो क्वांटिटी के रूप में है तो वो क्या होंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। अव्यय होंगे कि नहीं वो अभी हम उसके लिए नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। पहली चीज हमने क्या देखी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द अगर क्वांटिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है किसी चीज का, तो वो क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद हम सेंटेंस में देखेंगे कि लिंग वचन कारक चेंज करके अगर उस शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा,
तो वो क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। अब वो कि अब वो क्या हो रहा है, व्यय नहीं हो रहा। जैसे वह बहुत दुखी है, वह बहुत दुखी है। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर कि भाई हमारी क्रिया क्या चल रही है, दुख हो रहा है, दुखी है। इस क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है, बहुत। इस क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत शब्द बता रहा है। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की खूबी बतला रहा है हमको, उसकी विशेषता बतला रहा है। अब देखते हैं कि बहुत शब्द परिमाणवाचक है या नहीं। बहुत से क्या मतलब है भाई, क्वांटिटी तो बतला रहा है, कम, बहुत, बहुत ज्यादा। ये शब्द क्या बतला रहे हैं, क्वांटिटी बतला रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बतला रहे कि भाई कितना, लेकिन क्वांटिटी तो बतला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक तो ये है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी की बात हो गई कि वह बहुत दुखी है ना, तो क्वांटिटी की बात हो गई, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। क्रिया की विशेषता बतला रहा है तो क्रिया विशेषण। अब देखते हैं ये अव्यय है कि नहीं। भाई हम इसमें कुछ भी चेंज करके देखें, वे सब बहुत दुखी हैं, वह बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी है, बहुत शब्द पे क्या हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। आप बोलोगे सर दुखी शब्द पे भी नहीं हो रहा, तो दुखी तो बेटा मैंने आपको बतलाया कि क्या है, क्रिया है। हमें सबसे पहले क्या चीज अलग कर लेनी है, क्रिया अलग कर लेनी है, संज्ञा अलग कर लेनी है, सर्वनाम अलग कर लेना है। उसके अलावा अगर कोई शब्द बचता है तब वो अव्यय होने के चांसेस हैं। और उसको कैसे चेक करेंगे, तुरंत आप वचन चेंज कर दो पूरे सेंटेंस का, तुरंत आप लिंग चेंज कर दो पूरे सेंटेंस का। अगर उस शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो अव्यय है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, बहुत क्या हो गया, बहुत हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यानी क्वांटिटी बताने वाला और क्रिया की बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला एक ऐसा शब्द है जो व्यय नहीं हो रहा, यानी जिसमें कोई विकार नहीं आ रहा, तो वो क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके एग्जांपल्स और क्या क्या हो सकते हैं, बहुत, कुछ, बहुत ज्यादा, थोड़ा, कम, ये सब क्या है, ये सब हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप है हमारा इसमें रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है ना, तीन शब्द हैं, एक रीतिवाचक है, एक क्रिया विशेषण, एक अव्यय। अव्यय का मतलब आप जानते हो, क्रिया विशेषण का मतलब भी आप जानते हो। रीतिवाचक एक शब्द आया। रीतिवाचक क्या चीज होती है, रीतिवाचक हम उस शब्द को बोलेंगे या उस चीज को बोलते हैं जो क्रिया के होने का तरीका बतला रही है। जो क्रिया के होने का क्या बतला रही है, तरीका बतला रही है कि क्रिया कैसे हो रही है। क्रिया के होने का तरीका बताने वाले जो शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। जैसे वह बहुत धीरे चलता है, वह बहुत धीरे चलता है। अब आप इसमें देखेंगे कि भाई एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन आ गया, अब आपसे पूछा गया कि भाई इसमें हमें बतलाइए कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। इस पूरे सेंटेंस में रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारा कौन सा है। तो हम देखेंगे भाई सबसे पहले क्या, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे। बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, धीरे की, तो ये तो नहीं है। क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, धीरे। अब धीरे से क्या चीज पता चल रही है हमें ये पता चल रहा है कि हमारी क्रिया कैसे हो रही है। यही तो पता चल रहा है कि जो भी क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है ना। तो इस समय क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि क्रिया के होने का तरीका पता चल गया। तो जब हमें क्रिया के होने का तरीका पता चला तो ये क्या हो गई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अव्यय है कि नहीं ये अभी देख लेते हैं। वह बहुत धीरे चलता है, वे सब बहुत धीरे चलते हैं, वह बहुत धीरे चलती है, आप कोई भी इसमें चेंज कर रहे हैं तो धीरे शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो जब धीरे शब्द नहीं बदल रहा, इसमें कोई विकार नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, वो शब्द जो क्रिया के होने का तरीका बतलाएं और जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, वो होंगे क्रियावाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपना। ये हमारे क्रिया विशेषण के चारों टाइप हो गए। अब इनके अलावा नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या चीज होती है, जिन अव्यय शब्दों से दो शब्द, दो वाक्यांश, दो उपवाक्य, पदबंध या वाक्य जोड़े जाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे क्या हो, दो शब्दों को जोड़ा जा रहा हो, दो वाक्यांश को जोड़ा जा रहा हो, दो उपवाक्य को जोड़ा जा रहा हो, दो पदबंध को जोड़ा जा रहा हो, या फिर दो वाक्य को जोड़ा जा रहा हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक या फिर योजक अव्यय कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पुनः, यथा, वरना, अधिक, है ना। जैसे हम देखें, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि भाई हमें बतलाओ इसमें अव्यय कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। तो आप देखोगे इसमें दो सेंटेंस बन रहे हैं हमारे, क्या, यदि तुम परिश्रम करोगे अवश्य उत्तीर्ण होगे। इन दोनों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, तो शब्द क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है वाक्यों को। तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा हो गया समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द हो गया। अब ये अव्यय है कि नहीं, ये और देख लेते हैं भाई। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे, यदि वे परिश्रम करेंगे तो अवश्य उत्पन्न होंगे, यदि वह परिश्रम करेगी तो अवश्य उत्तीर्ण होगी। कोई भी चेंज कर लो, तो शब्द पे कोई भी फर्क या कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, यह अव्यय शब्द है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक था, दो चीजों को जोड़ रहा है, अव्यय है, तो ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राम यहाँ रहे या कहीं और। राम यहाँ रहे या कहीं और, इसमें आप देखो दो चीजें मिल रही हैं। एक क्रिया तो क्या, याम यहाँ रहे, दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, कहीं और रहे। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, या। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से आप करके देख लेना। तो या क्या हो गया हमारा, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, या फिर इसके और एग्जांपल देख लीजिए, तुम यहां आओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो वरना क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। वह उससे अधिक बलवान है, तो अधिक क्या हो गया, अधिक ने क्या करा, दो चीजों को जोड़ दिया, उससे अधिक बलवान है ना। तो अधिक हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। इसी तरह से जहां पर भी दो शब्दों को जोड़ा जा रहा हो, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा हो, और वो शब्द ऐसा हो जिसमें परिवर्तन ना आए, तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा टाइप है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होगा, जो अव्यय, परिभाषा देखते हैं इसकी सबसे पहले, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, एवं उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों के साथ बतलाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या किया इसने संबंध बताया। पहले वाला क्या कर रहा था, दो पदों को और दो वाक्यों को जोड़ रहा था, संबंध नहीं बता रहा था एक दूसरे से, वो क्या कर रहा था, सिर्फ जोड़ रहा था। अब यहां पे क्या है, यहां पर संज्ञा या सर्वनाम से पूरे वाक्य में किसी भी शब्द का क्या होगा, रिलेशन बताया जाएगा, संबंध बताया जाएगा जिस शब्द से, उसको बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय। जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया, खुशी के मारे वह पागल हो गया। अब देखिए यहां पर संबंध बताया गया कि वो पागल कैसे हुआ, भाई वो खुशी के मारे पागल हुआ, खुशी से पागल हुआ है, वो खुशी की वजह से पागल हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में संबंध है आपस में, एक दूसरे से रिलेटेड है, ना खुशी होती ना वो पागल होता, खुशी की वजह से ही तो पागल हुआ। तो इसका मतलब क्या है, खुशी होना, खुशी और पागल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब ये एक दूसरे से रिलेटेड है और इनको कौन सा शब्द जोड़ रहा है, मारे, खुशी के मारे या फिर खुशी की वजह से वह पागल हो गया। तो ये जो मारे शब्द आया, ये क्या है, ये हमारा संबंध बता रहा है खुशी के और पागल होने का। खुशी का और पागल होने का संबंध कौन बतला रहा है, मारे शब्द बता रहा है कि खुशी की वजह से पागल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक संबंध बता रहा है ये। अब अव्यय है कि नहीं ये कैसे पहचानेंगे, खुशी के मारे वह पागल हो गया, खुशी के मारे वह सब पागल हो गए, खुशी के मारे वह पागल हो गई, कोई फर्क पड़ रहा मारे शब्द पे, मारे शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना लिंग से, ना वचन से, ना कारक से। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये क्या है, ये अव्यय है। संबंध बता रहा है तो क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। बालक चांद की ओर देख रहा था, बालक क्या कर रहा है, चांद की ओर देख रहा है। तो चांद और देखना, भाई देखना क्या हो गई, एक शब्द हो गया हमारा, क्रिया हो गई। इसका रिलेशन किससे है, चांद से है कि भाई चांद की ओर देख तो रहा है, लेकिन किसकी ओर, चांद की ओर। तो चांद की ओर में ये और शब्द जो है यही तो इन दोनों को रिलेट कर रहा है कि भाई बालक जो है चांद की ओर देख रहा है। तो इन दोनों में संबंध कौन बतला रहा है, देखने में और चांद में, कि किसकी तरफ, चांद की तरफ। और शब्द ये जो और है ये बतला रहा है कि चांद की ओर देख रहा है। तो और हमारा क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। मेरे घर के सामने मंदिर है, मेरे घर के सामने मंदिर है। अब मंदिर का रिलेशन घर से कौन बतला रहा है, सामने शब्द बतला रहा है। मंदिर और घर आपस में कैसे रिलेटेड है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सामने हैं। तो सामने शब्द क्या हो गया हमारा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक, छत के ऊपर मोर नाच रहा है। अब भाई मोर नाच रहा है किसके ऊपर, छत के ऊपर। तो छत क्या है हमारी, संज्ञा। अब संज्ञा का रिलेशन किससे बताया गया, मोर से, नाचने से। किसने बताया, ऊपर शब्द ने। इसी से तो पता चला कि भाई हमारे मोर का नाचने का जो स्थान है वो क्या है, छत के ऊपर नाच रहा है मोर। तो ये शब्द क्या हो गया हमारा, इसने संबंध बतलाया हमारा किसका, मोर का और छत का, या मोर के नाचने का और छत का, कि छत के ऊपर नाच रहा है। तो ऊपर क्या हो गया हमारा, संबंध बोधक अव्यय हो गया। मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, किसके कारण हुई, मेरे कारण, किसे हुई, तुम्हें हुई। इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है, कारण। इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है, कारण शब्द बतला रहा है। तो कारण क्या हो गया हमारा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की जरूरत है बच्चों। आप सबसे पहले तो मैंने आपको बहुत ही इजी ट्रिक बतलाई इसकी, कि जब भी आपको अव्यय वाले वाक्य मिल जाएं तो आपको सबसे पहले दो तीन चीजें अलग कर देनी है। अगर उसमें कहीं पर संज्ञा है उसको अलग कर दो, सर्वनाम है उसको छोड़ दो, सर्वनाम को छोड़ दो, क्रिया को छोड़ दो। ठीक है, क्रिया के अलावा अगर कुछ और उसमें कारक चिन्ह दे रखा है उसको छोड़ दो, कारक को भी छोड़ दो, कि भाई अगर उसमें कोई कारक चिन्ह है, अगर उसमें कोई हमारा क्या है, कारक चिन्ह लग रहा है, का, की, के, में, से, पे, तो इन सबको क्या है, छोड़ देना है। उसके अलावा जो शब्द बचेंगे उसमें हमें ढूंढना है कि क्या ये शब्द अव्यय है कि नहीं। और अव्यय कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बतलाया, बहुत ही सिंपल है। आप उस पूरे वाक्य का तुरंत लिंग परिवर्तन कर देना, तुरंत उसका क्या करना, वचन परिवर्तन कर देना, क्रिया परिवर्तन कर देना। अगर उस शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो हमारा अव्यय है, तुरंत हम क्या करेंगे, उसको पहचान लेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। यही सबसे इंपॉर्टेंट अव्यय है हमारा, जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है, कि विस्मयादि बोधक अव्यय के टाइप्स अभी आगे मैं आपको बतलाऊंगा। इसी के टाइप्स अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी पूछने को एग्जाम्स में वो कहीं से भी पूछ लेगा कि भेद कितने हैं। भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हमारे कितने, 4 भेद हैं। चलिए, तो विस्मयादि बोधक क्या होंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय हमारे वो होंगे,
वे अव्यय शब्द जो बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि, खेद यानी जितने भी मन में भाव आ सकते हैं, जो भी शब्द इन भावों को प्रकट करने के लिए हम यूज करते हैं, वो क्या होंगे? विस्मय आदि बोधक अव्यय होंगे। यानी मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो क्या कहलाएंगे? विस्मय आदि बोधक कहलाएंगे। और अगर उन शब्दों में क्रिया कारक लिंग वचन की वजह से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो अव्यय कहलाएंगे। तो मन के भावों को प्रकट करने वाले अव्यय क्या कहलाएंगे? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाएंगे। इसके हमारे आगे जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। ये 7 टाइप के होते हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय के 7 भेद हैं। कौन कौन सा? नाम से आपको समझ में आ जाएगा। हर्ष बोधक, जब मन में हर्ष का भाव आए और उस हर्ष के भाव को प्रकट करने के लिए हम कोई शब्द बोलें तो वो क्या होगा? हर्ष बोधक होगा। वाह, बहुत बढ़िया, वाह, शाबाश, आहा, है ना? हर्ष आया, हमने उसे व्यक्त किया किसी शब्द से। शोक बोधक, हाय, त्राही त्राही, हाय, हे राम, इस टाइप के जो शब्द होंगे वो क्या हो गए? शोक बोधक हो गए। आश्चर्य बोधक, कि जब हमें किसी चीज से आश्चर्य हुआ और हमने उसे आश्चर्य को प्रकट करने के लिए जो भी शब्द यूज किया वो क्या है? आश्चर्य बोधक है। जैसे आपसे आगे किसी ने कहा कि भाई इंडिया हमारा जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया, तो क्या हुआ? एकदम से आश्चर्य हुआ। क्या? अभी क्या शब्द कैसे निकला? आश्चर्य में निकला एकदम से। क्या? तो क्या क्या हो गया हमारा? आश्चर्य बोधक हो गया। ओहो, अच्छा भाई। तो इस टाइप के जो भी शब्द होंगे वाक्य से पता चलेगा कि किस टाइप का वाक्य लिखा है। अगर वो हर्ष आश्चर्य बोधक वाक्य है, ऐसी कोई बात है जिससे आश्चर्य आ रहा हो, तो वहां पर आश्चर्य बोधक हमारा होगा। अनुमोदन, अनुमोदन बोधक क्या हुआ? अनुमोदन बोधक हुआ हमारा कि जब हम किसी भी चीज में क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपनी मतलब उस चीज को सुन के हम खुश हुए और खुश होने के बाद हमने शांत तरीके से अपना मनोभाव प्रकट किया, तो उसको जो होगा कि मतलब एक नॉर्मल बात जो हमें थोड़ी सी खुशी दे रही है, उस खुशी को प्रकट करने के लिए जो हम करेंगे, या दूसरे की जब हम उसने किसी ने हमें वो बात बतलाई तो उसको अनुमोदित करने के लिए जो हम शब्द यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? अनुमोदन कहलाएगा। जैसे हमें किसी ने कोई बात बताई कि भाई ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे अच्छा, तो अच्छा क्या हुआ? हमने उसका अनुमोदन करा। हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है भाई, वाह बहुत अच्छी बात है, शाबाश, ठीक है। तो शाबाश देखिए हर्ष में भी आ रहा है और अनुमोदन में भी आ रहा है। हर्ष में कब आएगा? जब हम बहुत ज्यादा खुश होंगे किसी की चीज से और उसको शाबाश बोलेंगे, तब वो क्या होगा? हर्षबोधक। जब हम एक शांत भाव में शाबाश बोलेंगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, सही हो गया, तो वहां पर क्या होगा? अनुमोदन बोधक होगा। फिर आता है हमारा तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जहां पर भी तिरस्कार की बात हो रही हो, किसी चीज को हम कह रहे हो हट, धिक, छी, अरे, तिरस्कार बोधक। स्वीकृति बोधक, जहां पर हम किसी चीज को या किसी भी बात को स्वीकृति दे रहे हो, कि भाई उसने हमसे पूछा कि भाई कोई भी चीज है, हमने बोला हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, बहुत अच्छा, जी हाँ, हाँ जी, ये सब क्या हो गए? ये हमारे स्वीकृति बोधक हो गए। फिर आता है संबोधन, ये गलत लिखा हुआ है, हमारा कौन सा आता है? संबोधन, संबोधन बोधक। यानी जब हम किसी को संबोधित करने के लिए कोई शब्द यूज करते हैं, जैसे कोई जा रहा है अरे इधर आ, तो अरे क्या है? हमने उसी को तो बोला अरे इधर आ, रे इधर आ, अजी सुनते हो, इस टाइप के जो भी शब्द होंगे जो हम किसी और को संबोधित करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो क्या होंगे? संबोधन बोधक अव्यय होंगे। ठीक है। अब संबोधित करने से या इनमें से किसी भी चीज से आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि ये शब्द हमारे अव्यय होंगे कब? जब ये सर्वनाम नहीं होंगे, ये संज्ञा नहीं होंगे, ये क्रिया नहीं होंगे, है ना। किसी को संबोधित करने के लिए हम ऐसे भी तो बोलते थे तुम इधर आओ, अब तुम तो सर्वनाम हो गया, है ना। तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया ये सब ना हो, उनके अलावा कोई और शब्द हो और उसका जिस तरह से यूज हो रहा होगा उसी तरह का वो अव्यय बन जाएगा। तो बच्चों अव्यय मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चंस करिए, आप इसको बार बार पढ़िए, देखिए, समझिए इस वीडियो को, और
क्वेश्चन करके देखिए, अब आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन अव्यय के एकदम सही होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बतलाया कि आपको वाक्य में सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सबको आप अलग कर दो, इन सब शब्दों को पहचान लो, इनको पहचानना बहुत आसान है। उसके अलावा जो शब्द बच रहे हैं, अब उस शब्द में हमें ढूंढना है कि भाई ये अव्यय है कि नहीं। और उसका तरीका मैंने आपको बतलाया कैसे करेंगे। सबसे पहले उस पूरे वाक्य का लिंग परिवर्तन कर दो, वचन परिवर्तन कर दो, देखो कि ये शब्द बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। अगर वो नहीं बदल रहा है इन सब चीजों से, तो वो क्या है, वो अव्यय है। अब नेक्स्ट चीज बच्चों हमारी आती है क्या, निपात। कि भाई निपात क्या होता है। निपात बेसिकली बच्चों क्या होता है, ये अव्यय का ही रूप है, आप इसको एक तरीके से अव्यय ही मानो, लेकिन ये थोड़ा सा अव्यय से अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि ये क्या करता है कि पूरे वाक्य में जो हमारा वाक्य का अर्थ निकल रहा है उसमें परिवर्तन कर देगा, एक नवीन अर्थ निकल के आएगा, एक अलग भाव निकल के आएगा उस पूरे वाक्य का, इन शब्दों की वजह से। और ये शब्द भी क्या है, ये शब्द भी बिल्कुल अव्यय की तरह ही है कि इन पर लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिंग वचन कारक बदल दें, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज कि ये क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे क्या होगा, उस वाक्य में एक नवीन अर्थ निकल के आएगा। नवीन अर्थ कैसे, अब आप इसको थोड़ा सा समझो, मैं आपको समझाता हूं। देखो, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं कहूं, राजू ने मुझे पानी पिलाया। राजू ने मुझे पानी पिलाया। अब इस शब्द में ना कोई अव्यय है, ना ही कोई निपात है, लेकिन इसका एक मतलब निकल रहा है क्या, कि राजू ने मुझे पानी पिलाया। अब इसमें हम एक ऐसा शब्द डालेंगे जिससे क्या होगा, इस पूरे शब्द वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा, नया अर्थ निकल के आएगा। और जबकि उस शब्द का क्या है, वो शब्द इस वाक्य का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई बहुत जरूरी शब्द नहीं है। हम इसमें यूज करते हैं ही। ही क्या है, ही एक निपात है। अभी मैं आपको इसके आगे टाइप बतलाऊंगा, लेकिन मैं इसका यूज दिखा देता हूं आपको। अब मैं लिखता हूं कि राजू ने मुझे ही पानी पिलाया। पानी पिलाया। अब देखो, राजू ने पानी अभी भी पिलाया है, जो ऊपर बात लिखी थी कि भाई राजू ने मुझे पानी पिलाया, मुझे अभी भी किसने पानी पिलाया, राजू ने। लेकिन इसका अर्थ बदल गया कि राजू ने मुझे ही पानी पिलाया, मतलब और किसी को नहीं पिलाया। इससे ये बात एकदम क्लियर हो गई। यहां पर ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि उसने किसी और को पिलाया कि नहीं पिलाया, शायद किसी और को भी पिलाया हो, लेकिन इस ही से क्या हुआ, एक चीज क्लियर हो गई कि राजू ने मुझे ही पानी पिलाया और किसी को नहीं पिलाया। तो ये क्या हुआ, एक नया भाव निकल के आया, एक नया अर्थ निकल के आया। किस शब्द की वजह से, सिर्फ ही शब्द की वजह से। दूसरी चीज, इस ही पर लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा देखते हैं, राजू ने ही मुझे पानी पिलाया। पानी पिलाया। अब इस वाक्य का एक अलग अर्थ निकल गया भाई, कि राजू ने ही मुझे पानी पिलाया और किसी ने नहीं पिलाया, और किसी ने नहीं पूछा मेरे से। इस वाक्य का यही तो मतलब हुआ कि भाई राजू ने ही मुझे पानी पिलाया। यहां पर एक छुपी हुई बात जो पीछे से निकल कर आ रही है, वो क्या कि और किसी ने नहीं पिलाया। यहां पर नहीं निकल रही थी, यहां पर एक सिंपल शब्द है कि राजू ने पानी पिलाया, बात खत्म। यहां पर क्या हो गया, राजू ने ही मुझे पानी पिलाया और किसी ने नहीं पिलाया। तो इसका क्या हुआ, अर्थ बदल गया। अब मैं इसको एक और तरीके से लिखूं, राजू ने मुझे पानी ही पिलाया। पानी ही पिलाया। राजू ने मुझे पानी ही पिलाया और कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। ना उसके साथ कुछ मिठाई दी, ना कुछ नमकीन दी, चाय कुछ नहीं पूछी, सिर्फ क्या किया, मुझे पानी ही पिलाया। बदल गया अर्थ। सिर्फ एक शब्द की वजह से क्या हो रहा है, हमारे वाक्य का अर्थ बार बार बदल जा रहा है ना। जबकि आप निष्कर्ष देखोगे तो फाइनली
राजू ने मुझे पानी पिलाया, इतना ही मतलब है। कार्य जो हुआ है वो सिर्फ इतना ही हुआ है कि राजू ने मुझे क्या करा है, पानी पिलाया है। लेकिन ही की वजह से क्या हुआ, इसके अर्थ अलग अलग हो गए। इसका मतलब ही जो है ये वाक्य का हिस्सा नहीं है, ये जो क्रिया हो रही है उस पर इसका कोई मतलब नहीं है। क्रिया जो हो रही है वो तो होगी ही, यानी ही क्या है, ये वाक्य का हिस्सा नहीं है, लेकिन वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, एक नया चमत्कार उत्पन्न कर देता है कि जो अर्थ निकल रहा था उससे अलग कुछ अर्थ इसमें निकल के आएगा। तो इसलिए ही क्या हो गया, ही हमारा हो गया निपात। वे सहायक पद जो वाक्यार्थ में नवीन अर्थ या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं निपात कहलाते हैं। दूसरी चीज, इन पर भी क्या होगा, लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं, ही, तक, तो, भी, सा, जी, मत, यह बहुत सारे होते हैं। अब इसके भी कुछ भेद हैं। निपात के टोटल 9 भेद हैं, जिसमें से पहला है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक निपात। स्वीकारात्मक कहां पर होगा, जहां पर भी हम स्वीकार करने के लिए किसी शब्द का यूज कर रहे हैं वहां पर वो क्या होगा, स्वीकारात्मक निपात होगा। हाँ, जी, जी हाँ, है ना। दूसरा नकारात्मक, जहां पर हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, जी नहीं, नहीं, है ना। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब इस नहीं से क्या हुआ, वाक्य का पूरा अर्थ बदल गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा निपात हो गया। निषेधात्मक, किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है कि ये मत करो, वहां मत जाओ, है ना। तो किसी चीज के लिए कोई निषेध कर रहा है, मना कर रहा है, तो मत। प्रश्नबोधक, क्या, विस्मयबोधक, काश। तुलनात्मक, इतना सा, उतना सा, तुलनात्मक बोधक। अवधारणा, कि भाई कोई भी अवधारणा किसी भी चीज के बारे में बतलाना कि लगभग ठीक है, लगभग इतना है, तकरीबन, अंदाजा लगाना, अवधारणा बनाना किसी चीज के बारे में, यानी किसी चीज के बारे में कोई आइडिया लगाना, है ना। आदरात्मक, कि जब हम किसी को हम बोलेंगे भाई अंकल आए, अंकल जी आए, कोई फर्क पड़ा सेंटेंस में, क्रिया पे, आए तो अंकल ही है, लेकिन सिर्फ जी लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे पता चलेगा कि हम आदर दे रहे हैं। उसके भाव में क्या हुआ, उसके अर्थ में क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया कि आदर के साथ बुलाया जा रहा है। बल प्रदायक, तो, ही, भी, तक, सिर्फ, केवल, केवल तुम ही आओ। अब यह क्या हुआ, एक वाक्य को बल दे दिया गया कि केवल तुम ही आओ और कोई नहीं, तुम ही तो थे। तो क्या हो गया, हमने बल दे के बात कह दी, तुम भी वहीं जाओ। तो भी पे क्या हुआ, जोर दिया गया, बल दिया जा रहा है। तो जब किसी चीज पर बल दिया जाएगा तो वो क्या होगा, बल प्रदायक निपात होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अव्यय क्या होते हैं और निपात क्या होते हैं। निपात और अव्यय में एक बहुत छोटा सा यही डिफरेंस है कि निपात सिर्फ क्या करते हैं, निपात उस वाक्य को थोड़ा सा नवीन अर्थ दे देते हैं। इसको पहचानने का तरीका भी यही है कि आपको मैंने बताया, सबसे पहले क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, इन सब शब्दों को अलग करने के बाद जो शब्द बचे उसको आप देखो कि क्या इस शब्द के बिना भी इस वाक्य का अर्थ वैसा ही निकल रहा है जैसा इस शब्द के साथ निकल रहा है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा कि राजू ने मुझे पानी पिलाया, तो क्रिया सिर्फ कितनी है कि राजू ने पानी पिलाया। अब उसमें से ही लगा दूं अगर मैं, तो ही से क्या हो रहा है, नवीन अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर ही हटा दूं तो अर्थ वही निकल रहा, पानी पिलाने वाला ही। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो, हमारा पढ़ाया हो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो ये वीडियो थोड़ी सी आने में बच्चों लेट हुई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। अब हमारी आपको वीडियो बिल्कुल रेगुलर मिलेगी। और जो भी बच्चे वीडियो का ये 2018 वाला जो री एग्ज़ाम है, ये बच्चे जो भी दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को, वो हमारी वीडियोस को जरूर देखें। बच्चों मेरी गारंटी है कि आने वाले 15 दिनों में मैं आपकी 50 मार्क्स की पूरी तैयारी करवा दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, एक भी मार्क्स आपका हिंदी में नहीं कटेगा। और आप लोग जानते हैं कि अगर वीडियो के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी में कितने नंबर लाने हैं, 50 में से 50 नंबर जरूर लाने हैं। जिसने 1-2 नंबर भी हिंदी में कटवा दिया उसके सिलेक्शन पर तलवार लटक जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, तैयारी में लगे रहिए, मजे कीजिए।